आज के क्लास में लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कल के क्लास में क्या हुआ था कि क्वेश्चन नंबर 11 जो है टेक्निकल इशू की वजह से कट गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो डाउट का आपका है वो दिया हुआ है उसमें कि लेट f इज इक्वल टू 0, -5, 1, -2, 2, 1, 3, 4 एंड 4, 7। ये आपका एलिमेंट दिया हुआ है एक फंक्शन f का, ठीक है। बी ए लीनियर फंक्शन माने कि यह जो डिफाइन किया हुआ लीनियर फंक्शन पर डिफाइन किया गया है। तो आपको यहाँ पर फ्रॉम जेड टू जेड, तो जेड टू जेड का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका डोमेन भी जेड है और कोडोमेन भी क्या है जेड है, ठीक है ना। जेड टू जेड का मतलब कि ये पहला सेट हुआ, ये क्या हुआ दूसरा सेट हुआ। पहले सेट को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। दूसरे सेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। राइट एंड एक्सप्रेशन फॉर एफ, हमको फंक्शन के लिए क्या करना है कि एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन आपको पता है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों दो बात है। एक्सप्रेशन में आपका क्या होता है, इक्वल नहीं आता है। इक्वेशन में आपका क्या आता है, इक्वल आता है, ठीक है। और हमको जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखना है वो किस तरह से हम लिखेंगे। तो क्लास 9th में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में आप पढ़े होंगे इस तरह का कि आपको दिया हुआ रहता था इस तरह से कुछ करके कि यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 2 है, यहाँ पर 3 है, 9 है, इस तरह से कुछ करके दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर निकालना होता था कि आप एक इसके लिए क्या बताइए, आप एक इसके लिए एक एक्सप्रेशन बताइए कि क्या होगा, ठीक है। मतलब कि x और y में संबंध को बताइए कि क्या संबंध है, ठीक है। तो वही एक्सप्रेशन ही हुआ, ठीक है ना, वही आपको निकालना है। तो इस तरह से हमको भी यहाँ पर एक आपको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है आपका y = mx + c, y = mx + c। इसको हम लोग कहते हैं लाइन का इक्वेशन। क्या कहते हैं, लाइन का इक्वेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे हम इसको प्रूफ करेंगे कि y = mx + c कैसे होता है, ठीक है। m को हम लोग यहाँ पर स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली m यहाँ पर हम क्या लेंगे, आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, c आपका क्या है, कांस्टेंट है, और y आपका क्या है, y कोऑर्डिनेट है। x और y तो आपको पता है कि यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट x होता है, बाद वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है, y होता है। m और c जो यहाँ पर हो गया क्या हो गया, तो m आपका हो गया x का कोएफिशिएंट और c आपका यहाँ पर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, और आपको पता है कि y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx भी लिख सकते हैं। y को अगर हम fx लिखें तभी कोई बात नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं mx + c। तो यही ये वाला जो इधर वाला पार्ट है आपका आर, जिसमें ये वाला जो पार्ट हुआ mx + c हुआ, या कोई बुक में ax + b दिया जाता है। जैसे आपके बुक में यह जो क्वेश्चन है उसके हिंट में दिया हुआ है ax + b लेने के लिए क्या बोला गया वहाँ पर कि आप fx = ax + b लीजिए, ठीक है ना। तो यह ax + b है, इसी को हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। ये पूरा अगर हम लेंगे तो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। हमको सिर्फ यहाँ पर एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब कि हमको ax + b के फॉर्मेट पर इसको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। मतलब इसको हमको लिखना है, ठीक है, जो दोनों सब के लिए, सब वैल्यू के लिए क्या हो, सेटिस्फाई हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम यहाँ पर हम ये करेंगे कि इसका यूटिलाइज करके हम यहाँ पर m और c का वैल्यू निकालेंगे। या तो आप इसका यूटिलाइज कर लीजिए या तो इसका कर लीजिए, दोनों बात एक ही है ना। तो हम इसका यूटिलाइज करेंगे तो यहाँ m और c का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कोई दो वैल्यू लेकर के हम m और c का वैल्यू निकाल लेंगे, या अगर आप a और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा और फिर हम क्या करेंगे a और b का या m और c का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा, क्या चीज़ का, तो यह जो लीनियर फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो हम कर सकते हैं। तो पहले इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर जो है आपका ax + by + c = 0, इसका हम लोग इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते हैं, ठीक है ना। जब वहाँ पर हमको लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल रहेगा और वहाँ पर इक्वेशन निकालने बोलेगा तब वहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमको क्या करना है, एक ही हमको यहाँ पर इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक ही, ठीक है। तो वो भी एक्सप्रेशन निकालना है, इक्वेशन नहीं निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन है हमारे पास f = 0, -5, 1, -2, 2, 1, 3, 4, 4, 7। ये आपका हो गया क्या, फंक्शन का एलिमेंट हो गया, ठीक है। फॉर्मूला हम किसका यूटिलाइज करेंगे, y = mx + c, y = mx + c लिखे या fx = mx + c लिखे, दोनों बात एक ही है। या y = ax + b लिखे या fx = ax + b लिखे, ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब हम पहला वैल्यू लेते हैं। तो पहला वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, -5 है, 0, -5 है। तो आपको पता है कि पहला कोऑर्डिनेट x का होता है, बाद वाला होता है y का। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, आपका x कितना है 0, y आपका ये कितना है -5, तो y की जगह यहाँ पर क्या आ गया, -5 आ गया। m × और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 = 0 में m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आपका खत्म हो गया, तो c। तो c का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, -5 आ गया। फिर दूसरा हम वैल्यू ले सकते हैं, इसमें से कोई वैल्यू आप दो ले सकते हैं, कोई दो वैल्यू लेकर हम निकाल सकते हैं। और दो वैल्यू हमको इसीलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, m और c दो चीज़ का हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम कोई दो वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब हम 1, -2 ले रहे हैं, आप चाहे तो 2, 1 भी ले सकते हैं, 3, 4 भी ले सकते हैं, 4, 7 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई दो वैल्यू ले लेंगे। तो y = mx + c फिर से लिख दिया हम यहाँ पर, और हम वैल्यू अब क्या ले रहे हैं, 1, -2 ले रहे हैं, ठीक है ना, 1, -2 पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2, m और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और प्लस क्या हो गया सी हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -2 इज इक्वल टू एम में 1 से मल्टीप्लाई तो एम हो गया, प्लस सी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -5, तो यहाँ पर क्या हो गया -5 हो गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -2, ये -5 है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया एम। सो यहाँ पर हमारे लिए एम इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया, एम का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हाँ एक बात और यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमारे पास x का वैल्यू 0 अगर नहीं होता, ठीक है, तो x का वैल्यू अगर हम 0 नहीं यहाँ पर होता तो यहाँ पर m और c में एक क्या बनता है, एक लीनियर इक्वेशन बनता है इनटू वेरिएबल। यहाँ पर भी आपका एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बनता है, दोनों को हम सोल्व कर देते हैं, m और c दोनों का वैल्यू आया था हमारे पास, बहुत ही सिंपल से बन गया इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक 0 था, तो एक टर्म आपका खत्म हो गया तो c यहीं पर आ गया, c का वैल्यू पुट किया तो हमारे पास m आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास m और c आ गया। और आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का यूटिलाइज करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ता है, ए और बी निकालना पड़ता है, तो उससे ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे ये सब का वैल्यू, तो लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ एम, पुट द वैल्यू ऑफ एम एंड सी इन, किस में पुट करना है, तो हमें पुट करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम का वैल्यू क्या आ गया 3, तो यहाँ पर हो गया 3, x है तो x हो गया, और c का वैल्यू क्या है -5, तो यहाँ पर हो गया -5, तो ये हो गया आपका क्या y इज इक्वल टू 3x -5 लिख लीजिए, या इसी y को अगर हम f(x) लिखेंगे तो क्या हो जाएगा f(x) इक्वल टू 3x -5 लीजिए। तो ये 3x -5 जो हुआ मैंने इसके लिए जो एक्सप्रेशन हुआ ये क्या हुआ आपका, एक्सप्रेशन ये सब के लिए जो हुआ वो क्या हुआ 3x -5 हुआ, x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। ठीक है ना, अब जैसे चेक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो y हमको कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो अगर 2 रखेंगे तो 3 2 जाए क्या हो जाएगा 6, 6 से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू अगर हम 3 पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये सब वैल्यू के लिए क्या होगा, यह जो एक्सप्रेशन है सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका क्या 11 नंबर, 14 और 15 हम बता चुके थे। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसको पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का 60 नंबर है। 60 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, लेट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, मतलब कि एक फंक्शन एफ है जो आर टू आर डिफाइन किया गया है, मतलब कि इसका डोमेन और कोडोमेन दोनों आपका क्या है आर है, रियल नंबर है, आर मतलब यहाँ पर क्या हो गया रियल नंबर, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स, माने कि एफ एक्स जो है वो क्या है 2 पावर एक्स के इक्वल है। फाइंड, आपको फंक्शन का रेंज निकालना है, सेकेंड है आपका एक्स निकालना है, क्या लिखा हुआ है फाइंड रेंज, तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है क्या है फाइंड एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 1, मैंने एफ एक्स इक्वल टू अगर 1 दिया रहेगा तो आपको एक्स निकालना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। और थर्ड है आपका फाइंड आउट वेदर एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई, यहाँ पर लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कि हमको ये इस बात को क्या करना है प्रूफ करना है ना कि एफ एक्स प्लस वाई जो होगा वो एफ एक्स इंटू एफ वाई के क्या होगा इक्वल होगा, और ऑल वैल्यू आपका जो रियल नंबर होगा एक्स वाई का जो भी वैल्यू आपका होगा क्या होगा, मैंने एक्स वाई का जो भी आपका वैल्यू होगा वो क्या होगा रियल वैल्यू सबके लिए क्या होगा ये आपका सही होगा, ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन। हमारे पास जो फंक्शन गिवन है वो क्या है एफ एक्स इक्वल टू 2 पावर क्या है एक्स है, तो हमको यह जो फंक्शन दिया हुआ है इसका हमको रेंज निकालना है। ठीक है ना, रेंज निकालना। ठीक है, रेंज क्या होता है, तो रेंज आपको पता है कि जैसे एक आपका होता है सेट ए, एक होता है सेट बी, तो सेट ए को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेट ए को हम लोग कहते हैं डोमेन, सेट बी को हम लोग क्या कहते हैं कोडोमेन कहते हैं, और जो आपका रेंज होता है वो कोडोमेन का क्या होता है सबसेट होता है, मतलब कि कोडोमेन में जो कुछ एलिमेंट होता है जो वैल्यू आपका आता है, जो इमेज आता है, जो आपका क्या आता है इमेज आता है, वो कहाँ से आता है कोडोमेन से आता है, तो उसी में से आपको रेंज बताएं, उसी में से जो एलिमेंट आएगा जो हमको इमेज मिलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं रेंज कहते हैं। तो उसी तरह से आपको यहाँ पर रेंज निकालना, अब इसका रेंज क्या होगा, तो ऐसे देखिए यहाँ पे एक्स है और यहाँ पर एक्स है, और एक्स यहाँ पर दिया गया है कि रियल वैल्यू के लिए, ठीक ना, यहाँ पर आर टू आर डिफाइन किया गया है, क्योंकि आर आपका रियल, तो आपको पता है कि इनफाइनाइट रियल नंबर है, रियल नंबर आपका क्या है इनफाइनाइट है, तो क्या सब रियल नंबर पर रख के चेक करेंगे इसको, तो ऐसा तो संभव है नहीं क्योंकि इनफाइनाइट है, तो वहाँ पर चेक नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कुछ पर यहाँ पर रख करके इसको हम देखेंगे, और उस तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे एक कंक्लूजन पर पहुँचेंगे, और वहाँ से हम इसका निकालेंगे कि इसका रेंज क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जैसे मान लीजिए हम एक्स इक्वल टू यहाँ पर हम 1 लिए, क्या लिए एक्स इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा f1 इज इक्वल टू 2 पर पावर क्या हो गया 1 हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा f1 इज इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखे तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, ठीक ना, मैंने पावर प्लस लिया, अच्छा पावर अगर यहाँ पर हम -1 लेते तो क्या होता, अगर मान लीजिए कि x इक्वल टू अगर हम -1 लेते तो यहाँ पर क्या होता, तो यहाँ से हो जाता है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 पर पावर, यहाँ पर क्या हो गया -1 हो गया, तो ये आपका हो गया f ऑफ -1 इज इक्वल टू
2 पावर -1 का मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया, ठीक है। अच्छा अगर हम 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ x का लोग 0 लेंगे तो 2 पावर 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो वहाँ भी प्लस आपको मिल गया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ मिल गया। और यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम -3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/2 पावर 3 हो जाएगा, तो 1/8 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर x का लोग अगर हम कोई भी लेंगे, कोई अगर हम रियल नंबर लेंगे, कोई अगर हम रियल नंबर लेंगे, चाहे x यहाँ पर हम निगेटिव लेंगे, चाहे यहाँ पर हम पॉजिटिव लेंगे, है ना, कोई भी रियल नंबर लेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा, जो हमारे पास इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। और पॉजिटिव मिलेगा मतलब कि हमेशा इमेज जो हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। और वह जो होगा किससे बिलोंग करेगा, तो सेट बी से रियल नंबर से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका जो हमको यहाँ पर आउटपुट जो मिला वो क्या मिला, रियल नंबर में मिला और वो प्लस मिला, क्या मिला, जैसे 1/2 यहाँ पर प्लस है, 2 यहाँ पर प्लस हो गया। अब वैल्यू यहाँ पर कोई भी रख के देखिए, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हम रख दिए -1, यहाँ पर क्या, यहाँ -1 रख के देखें यहाँ पर तो क्या हो गया 2 पावर -1 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया। तो कोई वैल्यू रखने पर हमको यहाँ पर क्या मिला है 0 प्लस मिला है, क्या मिला है प्लस। तो इस तरह से जो हम कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा, इसका जो क्या होगा रेंज होगा वो क्या होगा, तो इसका रेंज जो होगा r प्लस होगा, मतलब कि रियल नंबर में क्या होगा प्लस होगा। नेगेटिव नंबर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है ना नेगेटिव मिलेगा ना 0 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये 0 भी नहीं कभी हो सकता है, यहाँ पर ये कभी भी 0 भी नहीं हो सकता है, तो इसलिए आपको हमेशा क्या मिलेगा रियल नंबर मिलेगा और क्या चीज़ मिलेगा प्लस नंबर मिलेगा, ठीक है ना, मतलब रियल नंबर प्लस का, ठीक। तो यार इसका रेंज हो गया, ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, x आपको फाइंड करना है, जिस fx इक्वल टू क्या दिया है 1, माने कि हमको x फाइंड करना है किसके लिए, तो fx इक्वल टू 1 के लिए। तो अगर मान लीजिए कि fx इक्वल टू 1 हमको, ये सेकंड क्वेश्चन है, fx इक्वल टू 1 है, तो fx का वैल्यू हमारे पास क्या है, fx का वैल्यू है 2 पावर x, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 पावर x इक्वल टू 1। आप सोच के देखिए कि यहाँ x पावर क्या होगा, यहाँ x पावर क्या होगा कि यहाँ पर ये क्या हो जाए 1 हो जाए, मतलब कि पूरा का वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर x यहाँ पर हम दिए, ठीक है ना, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 0 लिख सकते हैं। कि 2 पावर अगर हम 0 लेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि किसी भी नंबर पर पावर हम 0 लिख सकते हैं, सिर्फ 0 को छोड़ के। याद रखिएगा कि 0 को, जैसे ऐसा नहीं कि 0 पावर 0 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं, ये आपका क्या होता है अनडिफाइंड होता है, क्या होता है अनडिफाइंड होता है। आगे भी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना भी जानिए कि 0 को छोड़ के कोई भी अगर नंबर रहेगा उस पर पावर अगर हम 0 देते हैं तो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर हम क्या किए कि 1 था तो उसके बदले में यहाँ पर क्या कर दिए 2 पावर 0 कर दिए, और 2 ही लेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर 3 पावर 0 की जाए, क्योंकि यहाँ पर हमको बेस समान करना है जिससे हमको x यहाँ पर पता हो जाए। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं बेस समान है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, मतलब कि x का अगर हम 0 लेंगे, x का अगर हम क्या लेंगे 0 लेंगे तो हमारे पास fx का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपका है यहाँ पर फाइंड आउट वेदर f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy फॉर ऑल x, y इज इक्वल टू x, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि x, y जो आपका क्या है रियल नंबर है, सबके लिए क्या होना चाहिए सही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे f इंटू ले लिए x प्लस वाई ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं f हो जाएगा, ठीक है। f हमारे पास क्या दिया हुआ, तो f हमारे पास दिया हुआ है 2 पावर x, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, जैसे यहाँ पर x था तो इसलिए यहाँ पर क्या था x था। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ जैसे fx था तो यहाँ पर क्या हो गया 2 पावर x था। अब यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 होता है तो यहाँ पर 1 होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर x प्लस वाई हो गया तो यहाँ पर भी क्या हो गया x प्लस वाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x प्लस वाई, ठीक है। अब आपको पता होगा एक चीज़ क्लास 7 के रूल से कि जैसे अगर मान लिए कि 2 पावर m है और 2 पावर क्या है n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ये आप लोगों को पता होगा, एक फॉर्मूला है शॉर्ट एंड एनालिसिस का, तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे कि 2 पावर m है 2 पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर m प्लस n। तो अगर मान लीजिए कि इस तरह से कहीं लिखा है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर x और इंटू में क्या लिख सकते हैं 2 पावर y, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 पावर x किसके इक्वल है, तो 2 पावर x जो है fx के इक्वल होता है, यहाँ पर क्या हो गया fx हो गया, और 2 पावर y है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर y होता है तो यहाँ पर भी y होता है, मतलब कि यहाँ पर y अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा y, मतलब कि ये fy के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्या आ गया कि f ऑफ x प्लस वाई जो हो गया fx इंटू fy का क्या हो गया इक्वल हो गया, आपका प्रूफ हो गया। तो यही आपको यहाँ पर क्या करना था प्रूफ करना था फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो ये था आपका इसका क्वेश्चन, बहुत ही आसान था, कुछ था ना इसमें, ठीक है ना, सिर्फ समझना था। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो आपका अगला डाउट है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट f फंक्शन f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड फंक्शन g फ्रॉम c टू c। c यहाँ पर क्या है, तो c आपका दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, आपका क्या है c जो है आपका सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पर gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर जो r है ये आपका जो r है वो आपका रियल नंबर है, यहाँ पर जो c है आपका क्या है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। वेयर c द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सो दैट f इज नॉट इक्वल टू g, मैंने हमको यहाँ पर बताना है कि फंक्शन f और फंक्शन g जो है इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, और इक्वल होगा भी नहीं, ठीक है ना। अब कैसे इक्वल नहीं होगा,
तो देखिए हम 3 क्राइटेरिया बताते हैं किसी भी फंक्शन के इक्वल होने का। पहला कि उसका डोमेन इक्वल होना चाहिए, दूसरा कि उसका कोडोमेन इक्वल होना चाहिए, तीसरा कि उसका एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, माने उस सब के लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वहाँ पर सब के लिए क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स। अगर वो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता है तभी जाके कोई दो फंक्शन क्या होता है, इक्वल होता है, अदरवाइज कोई फंक्शन इक्वल आपका नहीं होगा। उसमें से कोई भी एक कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हुआ तो आपका वो क्या होगा, फंक्शन इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो उसको पहले एक बात हम समझते हैं। जैसा कि याद रखिएगा कि कोई भी अगर आपका, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी जो है आपका रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर जो होता है एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। रियल नंबर जो होता है क्या होता है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। मतलब हमें इस तरह से अगर हम बोले कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में आपका क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा। अब कैसे आ जाएगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी कोई स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है एक्स प्लस आई वाई, क्या होता है आई वाई, या कहीं पर आप देखिएगा ए प्लस आई बी, ठीक है ना, जो भी होता है ना, ए प्लस आई बी हो या ए प्लस बी आई हो या ए प्लस आई वाई हो, ठीक है ना। आई यहाँ पर क्या होता है, तो आई आपका होता है एक वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस वन, रूट अंडर माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। आगे हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस इसके बारे में करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 3 है, क्या है 3 है, तो क्या 3 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखिए जैसे 3 है तो 3 है, प्लस में हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू आई तो लिख सकते हैं, वाई यहाँ पर कोई रियल नंबर होता है या कोई भी नंबर होता है, तो इसको हम इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं। तो क्या 3 को हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट पर लिख पा रहे हैं, तो हाँ लिख रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तो इसलिए आपका यह जो है आपका रियल नंबर किसके कैटेगरी में आ जाएगा, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा सेट है जिसमें आपका रियल नंबर भी आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया। जैसे हम लोग पढ़ते थे होल नंबर में क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होगा उसमें ऑल रियल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर इस तरह से बात करें हम, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो क्या होगा, जो आपका डोमेन होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, और रियल नंबर का जो डोमेन होगा क्या होगा, छोटा होगा। इस तरह से अगर हम कोडोमेन की बात करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बात लिख देंगे, क्या ज़्यादा इसमें कुछ लिखेंगे नहीं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, तो लिखेंगे डोमेन ऑफ एफ, ये आपका डोमेन ऑफ क्या हो जाएगा, एफ फंक्शन एफ के लिए, है ना, इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, क्योंकि दोनों का डोमेन इक्वल नहीं है, दोनों का कोड डोमेन भी इक्वल नहीं है। तो एक ही इससे यहाँ पर इक्वल नहीं होता है, यहाँ पर 3 कंडीशन हमको, आगे 2 कंडीशन हमको देखना जरूरी नहीं है ना, एक ही कंडीशन से पता चल गया कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सो एफ इज नॉट इक्वल टू जी, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर क्या बोले कि डोमेन है, जैसे अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाएगा कि होल नंबर का डोमेन है या पूछा जाएगा कि नेचुरल नंबर का, तो होल नंबर का डोमेन ज़्यादा हो जाएगा, नेचुरल नंबर का डोमेन क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या है कि जो रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल नंबर जो होता है ऑल रियल नंबर, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये सी है, इसमें ऑल आर आ जाएगा, जितना आर वाला है सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका दायरा बड़ा है, इसका दायरा छोटा है, ठीक है ना। तो डोमेन आपका क्या होता है, तो डोमेन जो होता है जो हम इनपुट डालते हैं, ठीक है ना, तो इनपुट इसमें ज़्यादा होगा, इसमें इनपुट क्या होगा, कम होगा, मतलब कि इसमें डोमेन आपका क्या होगा, कम होगा, इसका डोमेन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह से आउटपुट की अगर हम बात करें तो आउटपुट जो हमको मिलेगा तो आपका कॉम्प्लेक्स में ज़्यादा मिलेगा, रियल में कम मिलेगा, तो इसलिए उसका रेंज भी आपका कोडोमेन भी इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एक ही बात लिखते हैं कि डोमेन इसका इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों फंक्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो आपका 18 नंबर का जो थर्ड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 18 नंबर कि इफ एफ जी एंड एच आर 3 फंक्शन, मतलब हमको 3 फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है और एक फंक्शन क्या है, एच है। डिफाइन फ्रॉम आर टू आर, डिफाइन फ्रॉम आर टू आर मतलब कि रियल नंबर डिफाइन किया गया है, ठीक है। इसका कि कोडोमेन भी आपका रियल है और डोमेन भी आपका एक रियल है, ठीक है। एज फॉलो एच एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स, मैंने एच एक्स जो है वो क्या है, साइन एक्स इक्वल है, तो हमको इसका रेंज निकालना है, क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो जब भी कोई फंक्शन का रेंज निकालना होगा तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन है, आगे हम लोग इसका और डिटेल में पढ़ेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जब हम ट्रिकोनोमेट्री जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो आपका चैप्टर शायद 10 है या 11 है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके डिटेल से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि याद रखिए कि जैसे हम कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया y डैश, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें जो होता है ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब कि जितना आपका जो क्या है, जितना जो आपका 6 जो आपका क्या होता है फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, वो सब क्या होता है इसमें इक्वल होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव यहाँ पर हो गया है ना। इसमें साइन और उसका अपोजिट होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर टेन और क्या होता है, कॉट होता है, और यहाँ पर क्या होता है, कॉस और क्या होता है, सेक होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। क्योंकि साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव हो गया, बाद बाकी सब नेगेटिव हो गया। इसमें टेन और कॉट नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। कॉस और सेक में सब आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसमें सब और सब क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो खैर अभी हमको यहाँ पर डिस्कस किसके बारे में करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए ऑल पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर साइन पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों में क्या होगा, निगेटिव होगा साइन, ये दोनों में साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। अब निगेटिव यहाँ पर क्यों होगा, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम यहाँ पर एक लाइन खींचे, यहाँ से एक हम ट्रायंगल ड्रॉ किए, ठीक है, ट्रायंगल हम यहाँ पर ड्रॉ किए, ये परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर मान लीजिए कि एंगल एक्स है, यहाँ पर एंगल क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये एंगल एक्स है, तो अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर बात करें तो पहला बात कि हाइपोटेनस तो आपका हमेशा नेगेटिव हो, क्योंकि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वाई का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो जो हमारे पास जो हाइपोटेनस आएगा वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये 90 डिग्री के सामने ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इधर का डिस्टेंस जो हम लेते हैं क्या लेते हैं, निगेटिव, तो ये आपका माइनस में आएगा। नीचे का डिस्टेंस जो होता है आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, माइनस में हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर हम साइन का वैल्यू निकालेंगे, जैसे एक्स के लिए अगर हम साइन का वैल्यू लिखेंगे तो साइन एक्स मान लीजिए अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच। तो इसके सामने का पी कौन हो जाएगा, तो पी तो ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए इसका नाम हम देते हैं क्या, कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि ए बी और यहाँ पर हम कर दिए ओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी। और एच की अगर हम बात करें तो एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एच आपका हो जाएगा ओ ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी आपका क्या है, तो ए बी आपका है निगेटिव में, ठीक है। और ओ ए आपका क्या चीज़ में है, ये आपका निगेटिव में ए बी हो गया, और ओ ए आपका क्या है, तो ओ ए आपका पॉजिटिव में, ठीक है ना, ओ बी। इस तरह से यहाँ पर साइन हमारे पास क्या आएगा, ओवरऑल निगेटिव आएगा, यहाँ पर जो साइन का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव। तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आएगा, निगेटिव आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना। और फर्स्ट और सेकंड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सब के लिए यही, अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखे कि यहाँ पर हम लिखे क्या कि tan और cot पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो आप ट्राई इस तरह से ट्रायंगल बनाइएगा, tan x का वैल्यू निकालिएगा तो वहाँ पर पॉजिटिव आएगा, लेकिन और समय नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमको ये पता चला कि साइन का वैल्यू नेगेटिव भी होता है और क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका रेंज क्या होगा। रेंज मतलब क्या है कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, कितना वैल्यू इसका हो सकता है, कितना से कितना के बीच में, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गया। आपको क्लास 10 में हम आपको बताए थे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जो है ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर एंगल एक्स है, क्या है, एंगल एक्स है। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले थे कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, क्या होता है, पी अपॉन एच। तो आपको पता है कि पी जो परपेंडिकुलर होता है, एच आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस से ज़्यादा होता है, पी आपका क्या होता है, कम होता है। हम बोले थे कि अगर हम एक्स का वैल्यू अगर हम 90 लेंगे, जैसे ये एक्स अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल यहाँ पर एंगल एक्स है, इसको और इधर नज़दीक अगर हम बना देंगे तो इस तरह से एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा जो है आपका हाइपोटेनस इसके इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, ये ए सी और ए बी इक्वल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपका इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, वहाँ पर 1 आ जाएगा। अब इस तरह से अगर हम मिनिमम वैल्यू में जाएंगे तो वहाँ पर आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1। मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा होगा, क्योंकि p जो है, जैसे यह जो हमारे पास फ्रैक्शन है p अपॉन h है, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया, ये आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर। तो हमको पता है कि h हमेशा बड़ा होगा। हाँ, h अगर बहुत होगा तो p के बराबर होगा, p से बड़ा नहीं होगा। h जो होगा बहुत होगा तो क्या होगा, मैंने p जो होगा h के बहुत बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका p जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, h जो हो जाएगा छोटा हो जाएगा। ऐसे ट्रायंगल में नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर p और h दोनों इक्वल हो गया, तो वहाँ पर उसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब अगर मान लीजिए इसका वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए p ज़्यादा होना चाहिए h से, तो ऐसा कभी होगा नहीं। इसलिए इसका वैल्यू मैक्सिमम क्या हो गया, 1 हो गया। और उस तरह से मिनिमम में हम जाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव में भी लेंगे तो -1। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका क्या आ गया, जो रेंज आ गया, इसका क्या आ गया, रेंज आ गया इस फंक्शन का, किसका, h का, वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 से लेके 1। और ये दोनों को हम क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि यह -1 भी होता है इसका वैल्यू और 1 भी होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 हो गया और जो है 1 हो जाएगा, ठीक। ये इसका वैल्यू हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया, -1 के इक्वल भी होगा, और मैक्सिमम जो होगा क्या होगा, 1 होगा, और इसके बीच का होगा, ठीक है ना। यही इसका वैल्यू होता है, यही इसका क्या होता है, रेंज होता है। ये था इसका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर कल के क्लास में लोग देखेंगे कि अगला जो आपका एक्सरसाइज 3C है, उसके लिए जो आपका क्या होगा, 3B का तो कोई डाउट नहीं है, सब क्वेश्चन बन गया है, बहुत अच्छी बात है। तो एक्सरसाइज 3C के लिए जो आपका डोमेन और रेंज निकालने पर जो क्वेश्चन रहेगा, उसमें हम लोग कल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है।